हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो लेकर आ गए हैं और एक नया लेक्चर। आज का है बेटा सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 5। आज का लेक्चर आखिरी का लेक्चर होने वाला है। सॉल्यूशंस का आखिरी का हमारा टॉपिक बच रहा था, दैट इज वैन हॉफ फैक्टर। लास्ट में ये अबनॉर्मल मोलार मास में आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है सर, ओके। यहां पर बेटा पहले से ही मैं नोट्स लिख के लाया हूं ताकि आपका इस लेक्चर में कम टाइम वेस्ट हो और हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके। ओके सर, ये देखिए बेटा, वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर ये हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। सर हमने ये वैन हॉफ फैक्टर डिफाइन क्यों किया इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? मतलब क्या सर? अगर पहले तू देख रहा था कि यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, हाँ सर, तो उसके लिए अपन कैलकुलेशन कर रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसके लिए अपन लगा रहे थे, RLVP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे थे, हाँ सर। लेकिन अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण कुछ अबनॉर्मलिटीज आने लगी। जैसे कि एग्जाम्पल से तुम समझो, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जो दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एग्जाम्पल NaCl। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट कर जाता है इंटू Na+ और Cl-। मैंने कहा क्या ग्लूकोज पानी में डिसोसिएट करता है? तुमने कहा ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं करता, लेकिन NaCl पानी में डिसोसिएट करेगा और दो पार्टिकल्स देगा। उसके कारण हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला कि जो वैल्यूज थे, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थे, वो ज्यादा थे कैलकुलेटिव वैल्यूज के कंपैरिजन में। मतलब सर क्या आपने क्या बोला, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा कैसे आ रही है? क्योंकि भाई यहां पर दो पार्टिकल्स में टूट गया, ये दो पार्टिकल्स में टूट गया है, उसके कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। और तुम्हें मैंने बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेन डेफिनेशन क्या है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा वैल्यू होगा। तो अगर तुमने कैलकुलेटिव मेथड से कैलकुलेट किया कौन सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो तुम नॉर्मल फॉर्मूला से कैलकुलेट करते थे। लेकिन अभी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो पानी में डिसोसिएट हो गया, तो इसके दो पार्टिकल्स आ गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। इसके कारण जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ज्यादा आ रही थी और उसको अपन ने डिफाइन किया वैन हॉफ फैक्टर I। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो क्या होता है, वो N के बराबर होता है। N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। यानी यहां पर N की वैल्यू कितनी होगी सर, 2 होगी, क्योंकि दो पार्टिकल्स है। हाँ सर, दो पार्टिकल्स है, तो I = 2 होगा। कभी ये 2 होगा जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगी, यानी 100% डिसोसिएशन हो। कभी 100% डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू इस केस में 2 के बराबर होगी, दैट इज I = N, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ओके सर, समझ में आया? दूसरे लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या है, दो अलग अलग पार्टिकल्स थे, वो एक साथ डाइमर बना लेते। डाइमर का मतलब क्या है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे वो डाइमर बना लेता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर 100% एसोसिएशन मानी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में I = 1/n होगा। यहां पर n क्या बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड। दो पार्टिकल्स एसोसिएट हुए तो यहां पर n की वैल्यू 2 होगी, 3 पार्टिकल एसोसिएट होगी तो 3 होगी, 4 पार्टिकल्स एसोसिएट हो गए तो 4 होगी। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोलाइट्स को मैंने दो पार्ट्स में डाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएशन अगर 100% होता है तो जितना पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन है वो I की वैल्यू हो जाती है। I इज द वैन हॉफ फैक्टर, जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जिससे हमें मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है ताकि सही आंसर आए। ओके,
अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है तो I इज इक्वल टू 1/n होगा। n क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड। यहां पर दो पार्टिकल्स एसोसिएट हुए तो n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ठीक है सर। दूसरे अपने पास बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर? यहां पर अल्फा का कॉन्सेप्ट आता है। कुछ मोल्स डिसोसिएट होते हैं, कुछ मोल्स डिसोसिएट नहीं होते। तो उस केस में आपको ये दो फॉर्मूलेज याद रखने। एनसीईआरटी ने ये दो फॉर्मूलेज नहीं दिए, लेकिन क्वेश्चन पूछता है वो। एनसीईआरटी में ये दो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है। क्या है बेटा? अगर डिसोसिएशन है तो I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अल्फा क्या है बेटा इस केस में? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है सर। एसोसिएशन के केस में क्या होगा? I इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा इस केस में क्या होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, नॉट डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा। और n क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने। समझ में आया? तो मैंने बोला वैन टॉप फैक्टर्स अपन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज कर रहे थे। हाँ सर। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर NaCl को अपन ने पानी में डाला तो वो डिसोसिएट कर रहा था, और ऑब्जर्व वैल्यू थी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, वो ज्यादा आ रही थी जो अपन कैलकुलेट करते हैं उसके कंपैरिजन में। तो इसको ही अपन ने बोला वैन टॉप फैक्टर। अगर 100% डिसोसिएशन है तो I की वैल्यू n के बराबर होगी फॉर डिसोसिएशन, और अगर 100% एसोसिएशन है तो I की वैल्यू 1/n के बराबर होगी। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस होगा तो वहां पर अल्फा का कॉन्सेप्ट आएगा, और ये दो फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है? ठीक है सर। समझ में आया? ओके, समझ में आया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए। I फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 1। I फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे अपन ने पिछले सेशन में देखा, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, तो उस केस में I की वैल्यू 1 के बराबर होती है। I की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ओके सर, समझ में आ गया? हाँ सर। और एक पॉइंट देखिए बेटा, फॉर डिसोसिएशन I की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी 1 से। उसका रीजन क्या है? डिसोसिएशन में आपको देखने को मिल रहा है कि पार्टिकल्स ज्यादा बन रहे हैं। पहले पार्टिकल NaCl था, उसके बाद Na प्लस Cl माइनस बने, मतलब पार्टिकल्स बढ़ रहे, तो I की वैल्यू भी बढ़ेगी। और एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि वहां पर एसोसिएशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन हो रहा है। यस, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि फॉर डिसोसिएशन I की वैल्यू ग्रेटर देन 1, फॉर एसोसिएशन I की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है? ये बेटा पूरा नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे से नोट करो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, उसके केस में 1 होगा। स्ट्रॉन्ग के केस में 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन मान के ये सारे रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएशन के लिए ये फॉर्मूला, एसोसिएशन के लिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ सर। उसके बाद ये सारे फॉर्मूलाज है, I को कैलकुलेट करने के लिए ये सारे फॉर्मूलाज है। मैंने बोला I इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइंड होता है, उसके फॉर्मूलेज क्या क्या है ये देखिए। I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है? मतलब I का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है? दूसरा क्या है बेटा? नॉर्मल मोलर मास बाय अबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास बाय अबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है? ये एक फॉर्मूला याद रखना। तीसरा फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल आ रही है अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो अपन नॉर्मल फॉर्मूले से निकालते हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 3 फॉर्मूला आपको वैन टॉप फैक्टर की वैल्यू देंगे। क्या बोला पहले मैंने? ये 3 फॉर्मूलाज याद रखो।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। दूसरा फॉर्मूला नॉर्मल मोलार मास बाय अबनॉर्मल मोलार मास। तीसरा फॉर्मूला ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ सर, ये तीन फॉर्मूलाज आपको पता चल गए। ओके सर, ये तीन फॉर्मूलाज याद रहेंगे? जी सर, हम लोग इसे याद कर लेंगे। ओके, यहां पे आप देखिए, ये जो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज होगा भी। अगर एक इलेक्ट्रोलाइट आता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें पता थी उसके लिए बस I का फैक्टर यहां पर मल्टीप्लाई होगा। I क्या है अपना? वैन हॉफ फैक्टर। तो ये क्या था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P01 माइनस P1 बाय P01 इज इक्वल टू Chi2 इंटू I होगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो सिंपल यहां पर 1 होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो यहां पर कुछ तो वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम इंटू आई, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफएन इंटू आई, पाई इज इक्वल टू सीआरटी इंटू आई। तो ये मॉडिफाइड फॉर्मूलेज आपको देखने को मिलेंगे, मॉडिफाइड फॉर्मूलेज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगी। फॉर डिसोसिएशन नॉर्मल मोलर मास ज्यादा होगा अबनॉर्मल मोलर मास से। सर ये आपने कैसे बताया? भाई लॉजिकली मैंने बताया कि I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए डिसोसिएशन के लिए और एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 आनी चाहिए। तो तुझे फॉर्मूला ये पता था, ये फॉर्मूला तुझे पता था, नॉर्मल मोलर मास बाय अबनॉर्मल मोलर मास। अगर I की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो नॉर्मल मोलर मास विल बी ग्रेटर देन अबनॉर्मल मोलर मास। हाँ सर, लेकिन फॉर एसोसिएशन I की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस केस में नॉर्मल मोलर मास विल बी लेस देन द अबनॉर्मल मोलर मास। यस, सॉरी, यहां पे देखिए, ठीक है, नॉर्मल मोलर मास यहां पर लेस देन है अबनॉर्मल मोलर मास से। अबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या है? अबनॉर्मल मोलर मास मतलब एक अलग मोलर मास आ रहा है। अलग मोलर मास मतलब एसोसिएशन की केस में अगर डाइमर बना तो डाइमर मतलब चिपका, मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे वो चिपक गए, तो जो बाद में मोलर मास आ रहा है उसको अपन बोलते हैं अबनॉर्मल मोलर मास, जो कि ज्यादा आएगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स चिपक रहे हैं। हाँ सर, तो उसके कारण ये आपको देखने को मिलता है। और डिसोसिएशन में क्या होगा? सर नॉर्मल मोलर मास ज्यादा होगा और अबनॉर्मल मोलर मास कम होगा क्योंकि पार्टिकल्स टूट रहे, पार्टिकल्स डिसोसिएट कर रहे। समझ में आया? हाँ सर, ये बेटा बेसिक आपकी थ्योरी है, मतलब फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूलेज आपको देखने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में भी रीड करवाऊंगा मैं आपको कि क्या उसकी थ्योरी और बन सकती है। ये फॉर्मूलेज आपको याद करने, ये फॉर्मूलेज देख लो, याद करने ये फॉर्मूलेज, ये सब आपको पता होना चाहिए। डिसोसिएशन के लिए I ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के लिए लेस देन 1। I फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 के बराबर होता है। इलेक्ट्रोलाइट में भी स्ट्रॉन्ग के लिए डिसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूला लगेगा, एसोसिएशन के केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वीक के लिए डिसोसिएशन के लिए ये फॉर्मूला और एसोसिएशन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारे मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हो जाएंगे। यहां पर बस अपन ने I से मल्टीप्लाई किया है। फॉर डिसोसिएशन नॉर्मल मोलर मास ज्यादा होगा अबनॉर्मल मोलर मास के कंपैरिजन में। फॉर एसोसिएशन में नॉर्मल मोलर मास कम होगा अबनॉर्मल मोलर मास के कंपैरिजन में, इसलिए यहां पर I ग्रेटर देन 1 और यहां पर I लेस देन 1 आ रहा था। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा एनसीईआरटी क्या समझा रही है। पहले मैंने अपने नोट से तुझे समझाया कि ये सारा अपन यूज क्यों करते हैं, ये सारा अपन यूज क्यों करते हैं, पहले मैंने उससे समझा। अभी बेटा अपन थोड़ा एनसीईआरटी से समझेंगे। एनसीईआरटी देख लो, थोड़ा अपन एनसीईआरटी से समझेंगे। एनसीईआरटी में टॉपिक का नाम क्या दिया है बेटा? टॉपिक का नाम उन्होंने दिया अबनॉर्मल मोलर मास। We know that ionic compounds when dissolved in water dissociate into cations and anions. हाँ सर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 मोल KCl को डिसॉल्व करते हैं, we accept 1 mole of each K plus and Cl minus ions to be released. हाँ सर, if this happens there would be 2 moles of the particles in the solution. मैंने कहा हाँ, if we ignore inter-ionic interactions, 1 mole of KCl in 1 kg of water would be expected to increase the boiling point by 2 into
टू का टर्म आ जाएगा। टू का टर्म क्यों आएगा? क्योंकि भाई उन्होंने बोला अगर मैंने 1 मोल KCl लिया तो अपने को क्या एक्सपेक्ट होगा कि 1 मोल K प्लस बना और 1 मोल Cl माइनस बना, मतलब टोटल पार्टिकल्स 2 मोल बने, तो ये तो दुगना होना चाहिए। हाँ सर। Now, if we did not know about the degree of dissociation, we could be led to conclusion that the mass of 2 mole particles is 74.5. Mass of 2 moles particles का 74.5 ग्राम होगा। The mass of 1 mole of KCl would be 37.25। क्या बोल रहा है ये बेटा, ध्यान से देखो। यहां पर अगर मैंने इसको 1 मोल लिया, इसको मैंने 1 मोल लिया, तो ये 1 मोल बनना चाहिए और ये 1 मोल बनना चाहिए। हाँ सर। ऐसे तो बेटा यहां पर पार्टिकल्स टोटल 2 मोल्स आ रहे हैं। हाँ सर। और 2 मोल्स का वेट इसके बराबर होगा, दैट इज 74.5 ग्राम्स के बराबर, क्योंकि ये तो KCl के डिसोसिएशन से ही तो बना है। तो 2 मोल्स का वजन 34.5 होगा, तो वैसे 1 मोल का वजन कितना होगा? इसका आधा होगा, दैट इज 37.25 होगा। मतलब यहां पर KCl के मोलार मास का भी आधा हो रहा है। अच्छा, KCl का जो मोलार मास था दैट इज 74.5, उसके आधे मोलार मास हो रहा है, उसका आधा मास हो रहा है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? This brings into light the rule that when there is dissociation of solute into ions, the experimental determined molar mass is always lower than the true value. मतलब जो experimentally determined molar mass था that is 37.25, वो ओरिजिनल मोलार मास के कंपैरिजन में कम आएगा। यानी यहां पर नॉर्मल मोलार मास ज्यादा होगा अब नॉर्मल मोलार मास के कंपैरिजन में। क्या आपको समझ आया? इसने क्या बोला? इसने क्या बोला? 1 मोल KCl टूटा तो 1 मोल K प्लस और 1 मोल Cl माइनस बनना चाहिए, यानी कि टोटल 2 मोल पार्टिकल बनने चाहिए। तो 2 मोल पार्टिकल का क्या वजन 74.5 ग्राम है, तो 1 मोल का कितना होगा? 37.25 होगा। हाँ सर। तो मतलब ओरिजिनल मोलर मास के कंपैरिजन में ये जो मोलर मास है वो कम आ रहा है। तो यही तो एक रूल बता रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटली डिसोसिएशन के केस में जो एक्सपेरिमेंटली तुम मोलर मास डिटरमाइन करते हो वो एक्चुअल से कम आता है, वो एक्चुअल से कम आता है फॉर डिसोसिएशन। समझ में आया? यही मैंने समझाया था। हाँ सर, यही मैंने आपने समझाया था, उसको अच्छे से इलैबोरेट करके एनसीईआरटी ने समझाया। हाँ सर। दूसरे केस में देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानोइक एसिड डाइमराइजेस इन बेंजीन। बेंजीन के प्रेजेंस में इथानोइक एसिड डाइमराइज कर जाते हैं क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस नॉर्मली हैपेंस इन सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या बोल रहा है? लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये होता है। इथानोइक एसिड को अगर मैं पानी में डालूंगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसको बेंजीन में डाला तो वो एसोसिएट करेगा, वो डाइमराइज करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दिस केस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डाइमराइजेशन। यहां पर 2 पार्टिकल्स थे, यहां पर एक ही पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। समझ में आया? Association of molecules is depicted as follows. It can be undoubtedly stated that there would be a fall in delta TB and delta TF में fall होगा as compared to normal value। क्यों? क्योंकि number of particles यहाँ पर कम हो रहे हैं। यहाँ पर राइज हो रहा था, एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल्स बन रहे थे, यहाँ पर 2 पार्टिकल से 1 पार्टिकल बन रहा है। मतलब जो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू कम हो जाएगी ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में। और आप देखोगे द मोलर मास calculated on the basis of this delta TB या delta F will therefore be twice the expected value, क्योंकि डाइमराइज हुआ है तो twice the expected value होगा। और हम लोग बोल सकते हैं इस केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि abnormal molar mass जो आपको एसोसिएशन के बाद देखने को मिल रहा है वो ज्यादा होगा। abnormal molar mass इस केस में क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। abnormal molar mass इस केस में ज्यादा होगा। यही एनसीईआरटी लिखने की कोशिश करती है कि abnormal molar mass इस केस में ज्यादा होगा।
और एनसीईआरटी कहती है कि इन दो केसेस में जो तुझे देखने को मिला कि एक केस में मोलर मास कम हो रहा है, एक केस में मोलर मास बढ़ रहा है, मतलब उस जो अबनॉर्मलिटी आ रही है उसको अपन बोलते हैं अबनॉर्मल मोलर मास। इस केस में अबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल से कम है, लेकिन एसोसिएशन की केस में अबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल से ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है। तो ये दो एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिए, केसीएल का डिसोसिएशन होना और एक इथानोइक एसिड का एसोसिएशन होना इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। ओके सर, समझ में आया? हाँ सर। ये देखिए, इन 1880 Van't Hoff introduced a factor I known as Van't Hoff factor to account for extent of dissociation और association। तो ये तीन फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए, नॉर्मल मोलर मास बाय अबनॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ओके ओके सर। Here abnormal molar mass is experimentally determined molar mass and calculated colligative properties are obtained by assuming that the non-volatile solute is neither associated or nor dissociated। मतलब जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अपन नॉर्मल मेथड से निकालते हैं, नॉर्मल मेथड जो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ी थी उस नॉर्मल मेथड से अपन निकालते हैं, उस नॉर्मल मेथड से अपन निकालते हैं। ठीक है, उस नॉर्मल मेथड से अपन निकालते हैं, नॉर्मल मेथड से अपन निकालते हैं। ठीक है, नॉर्मल मेथड से अपन निकालते हैं। हाँ सर। In case of association, value of I is less than unity, while in case of dissociation, it is greater than unity. The value of aqueous KCl is close to 2, क्योंकि कितने पार्टिकल्स, स्ट्रॉन्ग मान के करो, कितने पार्टिकल्स मिले, दो पार्टिकल्स मिले, तो मैंने क्या बोला था, n इज इक्वल टू 2, तो I इज इक्वल टू 2 होगा, और यहां पर क्या होगा 1/n, तो 1/2, तो 1/2 होगा। अगर 100% एसोसिएशन है तो 1/2 होगा, वही वो बोल रहा है। और बाकी सारे फॉर्मूलेस में चेंज आ रहा है, यहां पर I से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर I से मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर I से मल्टीप्लाई हुआ, और यहां पर भी I से मल्टीप्लाई हुआ। जो अपने फॉर्मूलेस थे वो मॉडिफाइड हो गए, वो मॉडिफाइड हो गए, उनको बस I से मल्टीप्लाई करना हमें पड़ा। ठीक है सर। ये देखिए, यहां पर देखिए NaCl इतना मोलैरिटी थी, फिर इतनी मोलैरिटी है, फिर इतनी मोलैरिटी है, तो आपको देखने को मिल रहा है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, डाइल्यूशन पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है। हाँ सर। लेकिन अगर 100% है तो तुझे पता है 2 होगा, क्योंकि दो पार्टिकल्स निकलेंगे। हाँ सर। KCl के केस में भी 2 होगा। हाँ सर। MgSO4 के केस में कितना होगा, Mg2 प्लस SO4 2 ये भी 2 होगा, और K2SO4 में कितना होगा 2K प्लस SO4 2 तो इस केस में 3 होगा। अगर 100% अपन ने वो पकड़ा है तो 100% डिसोसिएशन पकड़ा है तो ये वैल्यू होगी। ठीक है। नॉर्मल अगर ये बोल रहा है कि डाइल्यूट कर रहे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, डाइल्यूशन पे वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये आपको दिखाया गया, ये आपको दिखाया गया एक टेबल में। ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन पे वैल्यूज है और ये कंप्लीट डिसोसिएशन पे वैल्यूज है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ओके। सारे फॉर्मूलेस ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये बताता हूं मैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फिर से लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, पहला एक केस डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में I बराबर N होगा। एसोसिएशन के केस में क्या होगा बेटा, I इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, ये समझ में आया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया, समझ में आइए। ठीक है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये देखिए, फॉर वीक
इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए, डिसोसिएशन एसोसिएशन क्या होगा। ये पहले डिसोसिएशन का देखो, फिर एसोसिएशन का देखो। फॉर्मूलास क्या होगा बेटा, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा। इस केस में अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, ठीक है। याद रहेंगे फॉर्मूला, याद रहेंगे बेटा फॉर्मूला, यस सर याद रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुझे बताना चाहता हूं, ये ध्यान से देखें। I is directly proportional to delta TB, delta TF, osmotic pressure और TBS। I directly proportional है elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure और boiling point of the solution की। लेकिन I is inversely proportional for freezing point of solution। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आप दो चीजें याद रखना, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर और टीबीएस यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पे। इस पे सीधे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, इस पे सीधे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, एस स्टार पॉइंट है, सीधे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ध्यान से करना, इसलिए ध्यान से करना, ठीक है, ठीक है। नोट कर लिया, नोट कर लिया, देख लो बेटा, नोट कर लिया, क्लियर है, ओके सर जी क्लियर है। अभी अपन बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी इतनी है, क्वेश्चन से हम लोग चीजें समझेंगे। थ्योरी इसमें इतनी है, अभी अपन क्वेश्चन से चीजें समझेंगे, ठीक है, ओके सर। ये देखो बेटा क्वेश्चन, Van't Hoff factor of K4FeCN6 assuming 100% डिसोसिएशन। तो ये कैसे डिसोसिएट होता है, 4K प्लस FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपने पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ाएंगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो तभी आपको समझेगा। तो ऐसे ही डिसोसिएट करता है। तो ये आपको 4 पार्टिकल्स मिले और ये आपको 1 पार्टिकल मिला, तो टोटल कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, टोटल पार्टिकल्स हो जाएंगे 5 पार्टिकल्स। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 5 के बराबर होगी, आई की वैल्यू 5 के बराबर होगी। तो यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। अभी देखिए, which one of the following equimolar aqueous solution will have maximum freezing point? किसका मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर मैक्सिमम चाहिए तो I की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर मैक्सिमम चाहिए तो I की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। I की वैल्यू मिनिमम किस केस में आएगी, इस केस में तो I की वैल्यू बेटा 4 आएगी, इस केस में I की वैल्यू आएगी 3, इस केस में I की वैल्यू आएगी ये, और ये क्या हो गया, सेम ही हो गया क्या, ये कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन सबसे मिनिमम ये होगा, क्योंकि यहां पर एक ही आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी इस केस में। सबसे कम क्या होगा, ये सबसे कम ये होगा, क्योंकि ये डिसोसिएट करेगा तो एक ही डब्बा आपको देखने को मिलेगा, डब्बा आपको देखने को मिलेगा। यस,
तो आई की वैल्यू सबसे मिनिमम इस केस में आएगी और उस केस में तुझे सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका डी हो गया। तुझे क्या चेक करना था कि आई की वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए, क्योंकि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये याद रख, ये याद। ठीक है, ओके, क्लियर है? 2 क्वेश्चंस क्लियर है? ओके सर। यहां पर देख, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी यहां पर उसने नॉर्मेलिटी यूज किया है, नॉर्मेलिटी यहां पर उसने यूज किया है। तो मैं तुझे बताता हूं मोलारिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन का क्या था, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी अपने को चाहिए रहती है, मोलारिटी अपने को चाहिए रहती है, तो वो नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर आपको मोलारिटी दे देगा। तो पहले मोलारिटी निकालो। ये तो यूरिया है, इसकी मोलारिटी कितनी होगी, उतनी होगी 0.1। इसकी कितनी होगी NaCl तो उतनी होगी 0.1, एन फैक्टर 1 होगा। इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा एन फैक्टर, तो इसके लिए क्या होगी 0.05। इसके लिए क्या होगा एन फैक्टर 3 होगा, तो इसके लिए क्या होगी 0.1/3। अब ये आय देखिए, इसकी इसमें क्या है, पाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है m, और m के साथ अभी I भी आ गया, तो I इज ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलारिटी के प्रोपोर्शनल और I के प्रोपोर्शनल। तो I इस केस में कितना आता है, I इस केस में होता है 1, इस केस में 1, इस केस में 2, इस केस में 3 और इस केस में 3 पार्टिकल्स, टोटल 4 पार्टिकल्स। 4 सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आ रही है, ये तो आएगा 0.1, 0.2, ये आएगा 0.15, ये आएगा 0.4/3। सबसे ज्यादा वैल्यू किस केस में आ रही है, सबसे ज्यादा वैल्यू किस केस में आ रही है, इस केस में। तो ये आपका आंसर होगा बी। सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आ रही है, इस केस में, क्योंकि पाई इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी इनटू आई। तो नॉर्मेलिटी दी थी, उससे अपन ने मोलारिटी निकाली। मोलारिटी क्या होता है बेटा, मोलारिटी होता है नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर, उससे अपन ने निकाला। और मोलारिटी इनटू आई का प्रोडक्ट जिस केस में मैक्सिमम आएगा उसका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, दैट इज बी ऑप्शन आपका बैठ रहा है, बी ऑप्शन आपका बैठ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, which of the following solution will have highest freezing point। तो फिर से वही है कि I is inversely proportional to delta TFS, मतलब TFS के inversely proportional। तो highest freezing point चाहिए तो I की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम किस केस में रहेगी, इस केस में मिनिमम रहेगी। I की वैल्यू इस केस में कितनी होगी 2, इस केस में 3, इस केस में 4 और इस केस में होगी 5। तो मिनिमम किस केस में है, ए केस में, तो उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। समझ में आया, समझ में आया? ओके सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके, यहां पर देखिए, मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ, मैक्सिमम लोअरिंग किस केस में देखने को मिलेगी, जिसके केस में आई की वैल्यू ज्यादा है, आई की वैल्यू ज्यादा, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। आई की वैल्यू ज्यादा तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। किस केस में आई की वैल्यू ज्यादा है, इसके केस में तो 1 है, इसके केस में 3 है, इसके केस में 2 है, इसके केस में 2 है। तो सबसे ज्यादा किसके केस में, बी के केस में। तो सबसे ज्यादा लोअरिंग किसके केस में होगी, बी के केस में होगी। हाँ सर। Which of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point? Boiling point of the solution. So I is directly proportional to TBS, directly proportional to the boiling point of solution. यहां पर क्या दिए, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, I की वैल्यू 3, I की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2।
सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिलेगा, यही देखने को मिलेगा। आई की वैल्यू ज्यादा, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा। यस सर, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा, बाकी 1 और ये 2 है। ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TBS यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके सर। ये देखिए, पहले इस क्वेश्चन को करिए। वैंट ऑफ फैक्टर आई फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ N2SO4। तो N2SO4 का डिसोसिएशन करना है, लेकिन वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। तो डाइल्यूट के प्रेजेंस में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। तो 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो 3 पार्टिकल्स मिले। तो फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है, फॉर्मूला I इज इक्वल टू 1 प्लस n, कितना n कितना है 3 माइनस 1 इंटू अल्फा। तो कितना होगा 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सीधा कर लिया। ये देखिए, फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट XM yn द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो I की वैल्यू कैसे निकाली, XM और yn, तो ये क्या होगा mx n प्लस प्लस my m माइनस। ठीक है, तो पार्टिकल्स कितने आए, m प्लस n पार्टिकल्स है। तो I बराबर 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो I की वैल्यू एक तो ये हो सकती है, तो I बराबर 1 प्लस m अल्फा प्लस n अल्फा माइनस अल्फा। तो ये हो सकता है, B हो सकता है, B हो सकता है, B हो सकता है, क्या ये हो सकता है, A वाला हो सकता है। तो m अल्फा n अल्फा माइनस अल्फा बराबर I माइनस 1, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखो ये हो सकता है क्या, अल्फा माइनस m अल्फा माइनस n अल्फा बराबर 1 माइनस I, ऐसा। तो I को इधर लिया, I को इधर लिया, बाकी सारे टर्म्स उधर ले लिए, तो 1 माइनस, ये भी पॉसिबल है बेटा। सारे एक्सप्रेशंस पॉसिबल है, सारे एक्सप्रेशन पॉसिबल है, सारे एक्सप्रेशन पॉसिबल है बेटा। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो आपका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, सारे पॉसिबिलिटीज आपको चेक करने पड़ेंगे, सारे पॉसिबिलिटीज है, उससे आपको आंसर मिलेगा। सारे पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों सवाल क्लियर हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट इस केस में देखिए, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.1 ग्राम HBr इन 100 ग्राम वाटर assuming acid to be 90% ionized। अच्छा, 90% ionized है, KF की वैल्यू दी। ठीक, तो HBr डिसोसिएट किया Br प्लस और Br माइनस में। ठीक, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो डेल्टा TF बराबर KF की वैल्यू 1.86, मोलारिटी का 8.1 बाय 81 इंटू 1000 बाय 100 इंटू I। तो इसको सॉल्व किया, 1 जा 10 जा, ये पूरा कट हो गया। ठीक, तो डेल्टा TF बराबर 1.86 इंटू I। तो पहले I की वैल्यू निकालते हैं। I की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अल्फा क्या है, 90% आयोनाइज्ड है, मतलब 90% डिसोसिएटेड है। अल्फा फ्रैक्शन कितना होगा, 90 बाय 100, दैट इज कितना होगा 0.9। ठीक है, तो 1 प्लस
ये कितना है, 2 पार्टिकल्स, 2 माइनस 1 1 1 इंटू अल्फा 1 इंटू 0.1, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1.9। तो ये करिए कैलकुलेट, 1.86 इंटू 1.86 इंटू 1.9, तो 3.53। ये कितना आ गया डेल्टा टी एफ 3.53। तो वाटर का 0 डिग्रीज होता है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का कितना होगा -3.53 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे टाइप के सवाल भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बेटा, ऐसे टाइप के सवाल भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ अपन ने यही कंसेप्ट यूज किया है, बाकी कुछ अपन ने यूज नहीं किया। पहले ये फॉर्मूला अपन ने यूज किया और फिर उसके बाद ये कंसेप्ट सीधा लगा दिया। ओके ओके, डेल्टा टी एफ ये आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा -3.53। ठीक है, ओके सर। ये देखिए, ये वाला सवाल देखिए, the molar elevation constant of water is इतना, boiling point of 1 molar aqueous solution KCl assuming complete dissociation। complete dissociation के केस में मालूम है तुझे क्या होगा, KCl बराबर K प्लस Cl माइनस, तो I की वैल्यू N के बराबर आएगी, दैट इज 2 के बराबर आएगी। ओके सर, देयरफॉर क्या चाहिए उसे, क्या चाहिए उसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ KCl सॉल्यूशन कितना होगा। तो भाई सिंपल है, डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू M इंटू I। ओके, KB कितना है 0.52, ये 1 है और ये 2, तो ये कितना होगा 1.04। तो ये कितना होगा 1.04, 100 प्लस 1.04 कितना आएगा, ये आएगा। तो C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सॉल्यूशन का उसने पूछा है, तो 100 प्लस 1.04 आएगा। ओके, इजी सवाल है, कर सकते हो, यस सर कर सकते हैं। ये देखिए वैन ऑफ फैक्टर आई का फॉर्मूला ये है, नॉर्मल मोलर मास बाय अबनॉर्मल मोलर मास। यस सर, इसका 3 हो जाएगा। केएफ को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका 1 हो जाएगा। सॉल्यूशंस विथ सेम क्या, और विथ सेम पाई, ये क्या होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसका क्या होगा 2। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन विथ सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एज वेल एज इन एक्वस फेज, तो ये 4 होगा। तो आंसर क्या आएगा 3124। ओके सर, क्लियर है सर। ये देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा of weak electrolyte AxBy is related to Van't Hoff factor I by expression। अच्छा, अल्फा निकालना है तो AxBy ये क्या होगा XA Y प्लस YB X माइनस, तो ये कितना होगा I इज इक्वल टू 1 प्लस N की वैल्यू क्या होगी X प्लस Y माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको चाहिए, तो वो होगा I माइनस 1 बाय X प्लस Y माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ए आपका सही आंसर होगा। सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इजीली अपन कर सकते हैं। ठीक है, इजीली अपन कर सकते हैं। ओके, यहां पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा सॉल्यूशन में, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TBS, तो I जिसका ज्यादा उसका ज्यादा होगा। इसमें I कितना आएगा 4, इसमें आएगा 3, इसमें आएगा 2 और इसमें आएगा 1। तो आंसर क्या होगा सबसे ज्यादा I की वैल्यू इसमें, तो A इज द करेक्ट आंसर। I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, तो I की वैल्यू 4 आ रही है पहले केस में, फिर 3 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 1 आ रही है, तो सबसे ज्यादा A होगा। ठीक है, यहां पर देख व्हाट इज डेल्टा टीबी फॉर 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया क्या है, ऐसे ही बीच में सवाल डाल दिया, यूरिया क्या है, यूरिया के लिए I की वैल्यू 1 होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है,
नॉर्मल फॉर्मूला लगा, डेल्टा टी बी बराबर, डेल्टा टी बी चाहिए उसको, तो 0.2 इंटू 0.52 कितना आएगा 52 बाय 100 इंटू 2 बाय 10 कितना आएगा 104 बाय 1000, तो कितना आएगा 0.104 केल्विन आपका आंसर आएगा। यूरिया के लिए आई की वैल्यू 1 है तो सिंपल नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 mole K2SO4 54H2O is, ठीक है, और 100% है तो K2SO4 डिसोसिएट किस में करेगा, 100% है तो 2K प्लस SO4 2 माइनस, तो I की वैल्यू N के बराबर, दैट इज I इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू Chi2 इंटू I, तो Chi2 की वैल्यू क्या है, मोल्स 1 बाय टोटल मोल्स 54 बाय 18, 54 बाय 18 कितना होता है, 54 बाय 18 3 सा जाएगा, 3 मोल्स, तो 1/4 इंटू 3, तो 3/4। रिलेटिव लोअरिंग कितनी होगी, 3/4 की। रिलेटिव लोअरिंग कितनी होगी बेटा, 3/4 की। सिंपल क्वेश्चन है, रिलेटिव लोअरिंग 3/4 की होगी। ठीक है, ओके सर, आगे देखते हैं। ये क्या है, 0.6 ml of acetic acid, okay, having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid is इतना। तो डेल्टा TF की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 0.0205। Calculate the Van't Hoff factor and the dissociation constant of acid, मतलब Ka पूछ रहा है और I की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 0.6 ml of acetic acid having density इतना is dissolved in 1 liter of water, मतलब इसके लिए मोलारिटी कितनी होगी, मास, इसके मोल्स चाहिए अपॉन 1 लीटर है तो ये 1 kg होगा, तो इसके मोल्स बस आपको चाहिए, मोल्स। 0.6 ml of acetic acid having density इतना is dissolved in 1 liter, 0.6 ml। और मास कैसे निकाल सकते हैं, उसका मास is volume into density, 0.6 into 1.06, उतना मास आएगा, 0.6 into 1.06, 0.636 इतना ग्राम मास आएगा। तो मोल्स निकाल सकते हैं, तो मोलालिटी क्या होगा, मोल्स इसके कितने हो गए, 0.636 डिवाइडेड बाय मोलर मास। एसिडिक एसिड कितना है, 24 ये 4 28 और ये 32 60। तो मोलालिटी इसके बराबर आएगी, मोलालिटी किसके बराबर आ गई, 0.3636 डिवाइडेड बाय 60, 0.0 कितना आ रहा है, 0.0106 इतनी मोलालिटी आ रही है। और आपको
डेल्टा टी एफ दिया है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। के एफ तो पानी का पता है, यस सर पता है। आई की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये 0.020 बाय के एफ 1.86 डिवाइडेड बाय 0.0106 बराबर आई। तो इससे आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। आई की वैल्यू मिल जाएगी इससे 0.0205 डिवाइडेड बाय 1.86 डिवाइडेड बाय 0.0106। ये कितना आएगा 1.039 मतलब 1.4। आई की वैल्यू कितनी आ रही है, आई की वैल्यू आ रही है 1.04। तो आई की वैल्यू आ गई है, आई की वैल्यू आ गई, यस सर आई की वैल्यू आ गई। तो आपको अल्फा मिलेगा कैसे, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन। इसको डिसोसिएट होगा, पानी में दो पार्टिकल्स आएंगे, तो 1 प्लस अल्फा। तो 1 माइनस 0 मतलब 1.04 माइनस 1 बराबर अल्फा। अल्फा कितना आएगा 1.04 माइनस 1। अल्फा आएगा 0.04। अल्फा कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी 0.04। ये अल्फा आ गया, समझ में आया, ये अल्फा आ गया। के उसने पूछा है, तो आपको के निकालने के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपने इक्विलिब्रियम में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। क्या है सर वो फॉर्मूला, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। लेकिन अभी ये 5% से कम है, तो इसको अपन निगलेक्ट कर सकते हैं। तो के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन निकालो, अल्फा की वैल्यू निकालो और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई है, सब आ गया है, इसको बस आपको सॉल्व करना है। के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी वो पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी वो पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आया। पहले आई निकाला, आई के बाद अल्फा, अल्फा के बाद के का फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये 4% था, 5% से कम होगा तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लगेगा। ये 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होगा, तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ओके सर, ओके सर। ये देखिए, if the boiling point of two solvents X and Y having same molar mass are in ratio 2:1। अच्छा, the boiling point X by boiling point Y का रेशियो 2:1 और मोलर मास उनका सेम, ठीक है। and their enthalpy of vaporization delta H vaporization X, delta H vaporization Y, delta H vaporization Y, ये 1:2 के रेशियो में, ठीक है। Then the boiling point elevation constant of X is m times the boiling point elevation constant Y, the value of m। तो ये बेटा उस फॉर्मूला से सवाल पूछा गया जो मैंने आपको बताया था। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दैट इज केबी का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू एम इंटू टीबी नॉट का स्क्वायर बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो इसका आपको रेशियो निकालना है। तो kbx का कितना होगा, kbx का बटा kby का किस पे प्रोपोर्शनल है बेटा, सर पहले तो टीबी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो 2/1 ये 1 था, ये होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू वेपराइजेशन के, वेपराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चला जाएगा x बाय वाई, तो x बाय वाई है तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और 1/2 है
1/2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये ऐसा चला जाएगा। इसका 1 डाला तो ये अच्छा ढूंढना है, तो ये 2/1 होगा इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा 4 into 8, तो 8/1। तो मैं क्या लिख सकता हूं kbx इज इक्वल टू 8 टाइम्स kby। तो उसने क्या पूछा था kby क्या उसने पूछा था kbx इज इक्वल टू 8 टाइम्स, तो उसने बोला था m टाइम्स है, तो m की वैल्यू क्या होगी 8, m की वैल्यू क्या होगी 8। समझ में आया। ये वैन ऑफ फैक्टर से रिलेशन में सवाल नहीं था, ये इस वाले फॉर्मूला से रिलेटेड में सवाल था। अच्छा सवाल है, कभी भी आ गया तो बोर्ड्स में बहुत बच्चे यहां पर फैल सकते हैं। मैंने बताया बेटा फॉर्मूला केबी का, दैट इज आर इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू डेल्टा टी, मतलब टीबी नॉट का स्क्वायर बाय 1000 इनटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये सब क्वेश्चन में गिवन था, उसके रेशियो मेथड से बस अपन ने सवाल सॉल्व कर लिए। यस सर, समझ में आया, क्लियर है। ये देखो 0.1 मोलर। सवाल देखो, सवाल पे फोकस करो, टॉपिक छोटा है लेकिन सवाल है। ये देखो 0.1 मोलर aqueous solution of an electrolyte AB3 is 90% ionized. The boiling point of solution at 1 atm is respectively. Okay. तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वो पूछा है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम इनटू आई। तो पहले आई की वैल्यू तुझे निकालनी पड़ेगी। आई क्या होता है, डिसोसिएट हो रहा है, तो 1 + n - 1 अल्फा। अल्फा की वैल्यू 0.9 है। n की वैल्यू कितनी होगी, कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट करेगा, 4 पार्टिकल्स में डिसोसिएट करेगा, तो 1 + 3 अल्फा। 0.9 तो 2.7, तो ये होगा 3.7। तो आई की वैल्यू 3.7 आ गई। KF क्या है, KB क्या है, KB क्या है, पानी का 0.552। ये कितना है 0.1 1/10 इंटू ये कितना है 3.7। तो ये आप निकाल सकते हो सीधा 0.052 इंटू 3.7, तो कितना आएगा 0.092 0.192 आ रहा है ना, 0.192 आ रहा था। यस हाँ 0.192 तो 3 इंटू 3 + 0.9, तो आएगा 7 + 0.192 तो 2 एग्जैक्ट किया मैंने, इसने 273 पकड़ा होगा, 190 ठीक। ये आ रहा है समथिंग, ये डी आपको आंसर देखने को मिलेगा, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। 0.192 आपका एलिवेशन आया उस, और 373 से प्लस कर दिया, तो ये आपका आंसर देखने को मिलेगा। वैसे ही टाइप का सवाल है, ये अपन ने यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया और ये फॉर्मूला यूज किया, उससे आपका आई आ गया, और आई की वैल्यू बस यहाँ पर पुट करके ये निकाल दी, ठीक है। ये देखिए, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम। मिलीग्राम मालूम है बेटा आपको, मिलीग्राम होता है बेटा 25 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम, मतलब 10⁻³ ऑफ K2SO4 in 2 liters of water at 25 डिग्री सेल्सियस। अज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन। तो इसका तो सिंपल हो जाएगा बेटा, पाई इज इक्वल टू CRT इंटू आई। आई की वैल्यू क्या होगी, 3 पार्टिकल्स, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 25 इंटू 10⁻³ बाय K2SO4 का मोलर मास। K2SO4 का मोलर मास कितना होगा, 39 2 सा
78 प्लस 96, 78 प्लस 96, तो ये कितना होगा 174 और 2 लीटर्स डिवाइड बाय 2 इंटू 25/3 पकड़ लेता हूँ रफली, इंटू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया, केल्विन में कन्वर्ट हो करना पड़ेगा 298 इंटू 3, तो इस 3 से इस 3 कट गया। और अभी इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्या आएगा, सॉल्व करते 25 इंटू 298 इंटू 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 174 और इसके 3 जीरो, तो 0.535 कितना आ रहा है आंसर, पाई बराबर 0.535 किसमें आएगा, पास्कल्स में आएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिंपल था, यस सर सिंपल था, इजी है सर, इजी है, ओके। ये देखिए, 2 solutions A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solute X and Y respectively in 1 kg of water. The ratio of depression in freezing point is found to as। ये बेटा आपके वेंटो फैक्टर का सवाल नहीं है, नॉर्मल सवाल है, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। रेशियो बेस्ड सवाल है, रेशियो बेस्ड सवाल है, आप सीधा इसका आंसर निकाल सकते हो। होमवर्क सवाल में आपको दे देता हूँ, सीधा कमेंट में आप आंसर बताना, सीधा सिंपल सवाल है, करवा भी चुका हूं ऐसे टाइप का सवाल में आपको। ये देखिए, ये वेंटो फैक्टर के ऊपर सवाल है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आयन, अच्छा आई की वैल्यू दी है, डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज इतना। अच्छा, अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है तो सिंपल सवाल हो गया, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू N/V इंटू RT। तो ATM है, नॉर्मल यूनिट है, नॉर्मल यूनिट है। ATM लीटर ATM, तो 0.75 बराबर N बाय वॉल्यूम कितना है 2.5 और R की वैल्यू 1/12 पकड़नी पड़ेगी क्योंकि ATM है। लीटर ATM के लिए 1/12 पकड़ते हैं, पास्कल के लिए अपन 8.314 खेलते हैं, इसके लिए 0.0 समथिंग अपन 0.0 समथिंग 0.0821 ये वैल्यूज करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 1/12 होता है। और ये 300 केल्विन में लिखो ध्यान से, और ये आपका 2.47। तो n निकालने का अपने को मोल्स निकालने, और मोल से अपन अमाउंट निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 0.75 इंटू 2.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 247, ये आपको मोल्स देगा। तो मोल्स अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स कितने होंगे, 0.75 इंटू 2.5 बराबर इंटू 12 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 2.47, इतने मोल्स आ रहे हैं, 0.03 मोल्स आ रहे हैं, 0.03। मास क्या होगा, मास बाय मोलर मास मोल्स होता है, मास बाय मोलर मास मोल्स होता है, दैट इज 0.03, दैट इज 3/100 लिख सकते हो इसको, 3/100
मोलर मास कितना है KCl ट्वाइस, तो 40 और 71, 40 प्लस 71, 71 प्लस 40 कितना आएगा 1,111, तो ये क्या आ रहा है, मास कितना आ रहा है 33.33, मास कितना आएगा 3.3। तो इतना अमाउंट आपको चाहिए, इतना अमाउंट आपको चाहिए, इतना अमाउंट आपको चाहिए। मोलर मास 111 था, तो 333 डिवाइडेड बाय 100, तो 3.33 ग्राम आपका अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। ये भी अच्छा सवाल है। यस सर। लास्ट सवाल बेटा ये आप कर सकते हो, परसेंटेज एसोसिएशन। परसेंटेज एसोसिएशन आपको निकालना है। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू इतना। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आएगी 1.62 केल्विन। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, केएफ की वैल्यू 4.9 है। ओके सर। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर? परसेंटेज एसोसिएशन, एसोसिएशन आप निकाल सकते हो अल्फा, अल्फा निकालते हैं परसेंटेज एसोसिएशन। पहले निकालते हैं 1.62 इज इक्वल टू 4.9। मोलालिटी कैसे निकाले? वेट, बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना है, C6H6 हो गया, तो ये कितना होगा 70, 72, 78 और ये कार्बन 12, तो ये 90 और ये 32, 90 और 32 कितना होता है 122, तो ये होगा 122 और 1000/25 इंटू आई। तो यहां से आई की वैल्यू निकाल सकते हो, ये कितने से आएगा 40, आई की वैल्यू कितनी आएगी 1.62 इंटू 122 बाय 2 इंटू 4.9 इंटू 40, इतना आई आएगा। एग्जैक्टली इतना आई आपको देखने को मिलेगा। कितना है 1.62 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4.9 डिवाइडेड बाय 40, अप्रोक्सीमेटली 0.504। ये कितना आ रहा है बेटा, पॉइंट आई बराबर 0.504। तो अल्फा मैंने फॉर्मूला बताया था तुझे, आई डायमराइज करा है, तो आई प्लस 1/n की वैल्यू कितनी होगी 2 माइनस 1/α, तो आई 1 माइनस α/2, तो ये इधर गया, आई इधर आया, तो α/2 1 माइनस आई की वैल्यू 0.504, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 0.0 0.0504, तो इंटू 2, क्या बोला मैंने 0.496 इंटू 2 0.992, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 0.992, तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि परसेंटेज में इसको कन्वर्ट किया तो ये आएगा 99.2%। परसेंटेज एसोसिएशन इतना होगा, परसेंटेज एसोसिएशन इतना होगा। ठीक है, 99.2% एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। पहले आई निकाला अपन ने, नॉर्मल जो डेल्टा टीएफ वाले फॉर्मूला से अपन ने आई निकाला। क्या था वो फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ एम इंटू आई। तो यहां से आई निकाला, फिर उसके बाद वो फॉर्मूला लगाया, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 अल्फा। तो अल्फा निकाल दिया, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई किया, तो
ये भी हो गया, अच्छा हो भी गया। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस मैंने तुझे एक एक बार करके दिखाया है, कोई इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चंस इजी थे। और सारी रिवीजन एक फॉर्मूला शीट मैंने खुद से भी लिखी ताकि तुझे रिकैप हो सके। यहाँ पे बस ये 2 पेज तूने कर लिए तो तुझे रिवाइज हो जाएगा। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन I is equal to n, एसोसिएशन I is equal to 1 by n। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन के लिए I is equal to 1 plus n minus 1 अल्फा, एसोसिएशन के लिए I is equal to 1 plus 1 by n minus अल्फा, एसोसिएशन के लिए I less than 1, डिसोसिएशन के लिए I greater than 1। और ये I is directly proportional to delta TB, I is directly proportional to delta TF, directly proportional to ऑस्मोटिक प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी लिख सकते हो, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चेंजेस पे। और डेल्टा टी भी सोल्यूशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहां पर केयरफुल रहना कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टोटल अपन ने 22 क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट कर दिए हैं, उससे ये अपना पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। सॉल्यूशंस पूरा चैप्टर मैंने डिटेल में कंप्लीट करवाया, 5 लेक्चर्स में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। ये पांचों के पांचों लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। तो थैंक यू, मिलते हैं नए चैप्टर के लिए, तब तक के लिए इस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ओके बाय।